तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ जब हम आज इस पर करने वाले हैं, तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, इसके इस्टेब्लिशमेंट और इसकी हिस्ट्री के बारे में, इनके बारे में हम जानेंगे। इज दैट क्लियर? और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसके पार्ट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पार्ट्स का अध्ययन करते समय हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, इनफैक्ट वो क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे। ब्रीफ जानने के बाद, ब्रीफ हिस्ट्री समझ लेने के बाद फिर हम इसके एक एक पार्ट्स पर, एक एक अंग पर इसके डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इसकी स्थापना है, वो क्यों की गई और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। बेसिकली था क्या, जब 1945 तक ये विश्व 2 विश्व युद्ध देख चुका था। जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो पहले विश्व युद्ध में इतना भीषण युद्ध था जिसको ये कहा गया कि युद्धों का युद्ध है। युद्धों का युद्ध है, मतलब ऐसा युद्ध है कि दिस इज द वॉर ऑफ ऑल वॉर्स। ये सारे युद्धों का सबसे बड़ा युद्ध है और आज के बाद, इस युद्ध के बाद दुनिया शायद ही ऐसा भीषण युद्ध कभी देखे। कब कहा गया ये? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और यह भी लगता था कि इस युद्ध के बाद अब कभी युद्ध होगा ही नहीं दुनिया की धरती पर। लेकिन फिर भी विश्व युद्ध द्वितीय हो गया, और जो कि उससे भी ज़्यादा भीषण हुआ। और ख़त्म कब होता है? जापान के महानगरों में हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम ड्रॉपिंग करने के बाद, जो कि यूएसए के द्वारा गिराए गए थे। इज दैट क्लियर? मतलब अमेरिका ने जापान के महानगरों में हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम्स ड्रॉप किए थे, उन एटम बम्स के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन, जो कि बहुत कम पावर के बम थे। और उन बम को ड्रॉप करने के बाद आज भी वहाँ की जो लगभग है धरती क्या है, बंजर है, और एनवायरनमेंट जो है पूरा खराब हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो इतना भीषण युद्ध हुआ था। मतलब ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है बहुत ज़्यादा घातक था, पहले लग रहा था, लेकिन उससे भी घातक हो गया। राइट? जैसे किसी ने अगर रश्मि रथी पढ़ी होगी, तो रश्मि रथी में भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण के दुर्योधन के पास संदेशा लेकर जाते हैं, तो कहते हैं अब याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। और दुर्योधन ऐसा रण होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। राइट? तो यहाँ पे बेसिकली जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त होने के बाद 1941 में, जून 1941 में कोई एक 5 देश जो सशक्तशाली देश थे उस समय के, तो ये प्लानिंग 1941 में ही करने लगे थे कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करें। कैसे संगठन का? जो विश्व शांति की बात करे, विश्व शांति के लिए पहल करे। राइट? तो जिसका जो है इनफैक्ट निर्माण कब हुआ है? अक्टूबर 1945 में। ये जो है, जो हमारा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है हमारा अक्टूबर 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना की गई। और कैसे स्थापना की गई? इसके इस्टेब्लिशमेंट करने समय 50 कंट्रीज जो है आगे आई और उन्होंने सिग्नेचर किए। कितनी कंट्रीज ने? 50 कंट्रीज ने
सिग्नेचर किए तो इनिशियल स्टेज में जो यूएनओ के मेंबर्स थे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे, वो कितने थे? 50। चूँकि 50 देशों ने इस यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट पर जो है क्या किया था? सिग्नेचर किया था, और सिग्नेचर करके इस संगठन का निर्माण किया था। इज दैट क्लियर? तो 50 कंट्रीज, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान में अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट में 193 कंट्रीज यूएनओ की क्या है? मेंबर। इज दैट क्लियर? प्रेजेंटली 193 कंट्रीज मेंबर हैं। अब यहाँ पर बात यह है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई भी सोसाइटी बनती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सोसाइटी का एक बायोलॉज, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है। am I right और रॉन्ग? जैसे हम किसी सोसाइटी को हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं, हमारे यहाँ भारत में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 21A के तहत जो है हम सोसाइटी रजिस्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूएनओ है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखा गया कि अभी तो 50 देश हैं, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में तो वहाँ पे 50 ही देश थे। जब कोई सोसाइटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके साथ मेंबर और जुड़ते हैं। हम राइट और रॉन्ग? या ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को लोग जोड़ने की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई कि हु कुड बी मेंबर ऑफ यूएनओ। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, हु कुड बी मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का सदस्य कौन हो सकता है? राइट? तो सदस्य कौन हो सकता है? तो उन्होंने कहा एनी सोवरेन स्टेट्स। एनी सोवरेन स्टेट्स का मतलब कोई भी संप्रभु राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र। राइट? कोई भी सोवरेन स्टेट्स जो है क्या हो सकता है? इसका मेंबर हो सकता है। किसका? यूएनओ का। ठीक? तो यहाँ पर आपको इस्टेब्लिशमेंट समझ में आया कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, अक्टूबर 1945 में। और इसकी जो है असेंबली का जो गठन हुआ, वैचारिक वार्ता हुई, वो कब हुई? जून 1941 में। हिस्ट्री क्या रही? वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। ठीक है? ये वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 से कैसी क्या हिस्ट्री है कि दरअसल इसमें जो भीषण नरसंहार हुआ, इससे जो है विश्व के शक्तिशाली देशों ने ये विचार किया कि अब हम विश्व शांति की बात करेंगे। और इसका उद्देश्य जो है, यूएनओ का गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बेसिकली उद्देश्य ही ये है कि अगर कोई भी सोवरेन स्टेट कहीं पर आपस में क्लैश करते हैं या उनके बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनकी वजह से विश्व शांति भंग नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? विश्व की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और यूएनओ हैज द राइट, यूएनओ को ये अधिकार है कि अगर कोई दो सोवरेन स्टेट्स आपस में अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए यूएनओ क्या करता है? इंटरवेन कर सकता है, बोल सकता है कि भाई आपस में बैठ करके बातचीत कर लो, इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करो। इससे क्या होता है? वैश्विक शांति भंग होती है। इज दैट क्लियर? तभी आपने देखा होगा जब कभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है या भारत चाइना के बीच तनाव रहता है, तो यूएनओ जो है बीच बीच में बोलता रहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा, तो या किसी अन्य देश ने ये कहा, जैसे कि 1971 के वार के टाइम पर जो है अमेरिका ने भारत को धमकी ही दे दी थी कि अगर भारत ने हमला किया तो हम ये कर देंगे। तो भारत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ना तो यूएनओ की बात मानी, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात मानी कि भारत जो है
द्विपक्षीय वार्ता में विश्वास रखता है, जो कि हमने विदेश नीति के तहत बताया था। विदेश नीति में हमने क्या बताया था कि हम द्विपक्षीय, अगर हमारा टेंशन चाइना से है तो हम चाइना से खुद बात करेंगे, आपके हमें मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर वैश्विक मामला है, वैश्विक एनवायरनमेंट की बात है, ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात है, उस मामले में हम बहुपक्षीय बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो हम चाइना के बीच में हम द्विपक्षीय वार्ता ही करना पसंद करते हैं, एज पर हमारी स्वतंत्र विदेश नीति, राइट। तो यहाँ पर जो है ये इसका जो है उद्देश्य ये था कि विश्व में शांति बरकरार रखना। तो हिस्ट्री इसकी ये रही, ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा। अब इसके बाद जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोसाइटी, HR मतलब ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक मतलब इंडियन किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना, उसका सहयोग करना, ये हमारे जो है इसके UNO के उद्देश्य हैं। हमने कहा कि भाई कौन मेंबर हो सकता है, तो मेंबर इसका कोई भी सोवरेन स्टेट जो संप्रभु राज्य है, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, जो देश और विदेशी मामले अपनी नीति के तहत सुलझाता है, वो कोई भी ऐसा देश जो सोवरेन स्टेट है वो जो है इसका UNO का मेंबर बन सकता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, तो ये अभी तक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, अभी तक क्या है, फिक्स। ये जो इसकी जनरल असेंबली है ये बड़ी पावरफुल है, राइट। जनरल असेंबली इसकी पावरफुल है। हम इसके एक एक अंग को, इसके एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी जो अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें हम इसके, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश पीस इन वर्ल्ड में पीस को इस्टेब्लिश करना है, शांति को मेंटेन रखना है। अब शांति को मेंटेन कैसे रखें, जब अगर मन में क्या हो, खोट हो। मन में खोट का मतलब ये होता है कि आप हमसे शांति की बात करते हैं और खुद अशांति फैलाने की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम लेट सपोज चाइना की ही बात करें, वो UNO और UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और परमानेंट मेंबर होने के नाते वो कहीं ना कहीं अपनी तानाशाही भी दिखाता रहता है। जैसे कि भारत ने जो है हमेशा टेररिज्म को जो है क्या किया, अपोज किया भारत ने। और भारत ने जब जब वैश्विक मंच पर ये बात रखी कि ये जो आतंकवाद है, जो टेररिज्म है, इसको भारत की समस्या के तौर पर ना देखें, इसको एक ग्लोबल प्रॉब्लम के तौर पर देखें। लेकिन चाइना जो है हमेशा वीटो पावर इस्तेमाल करता रहा और ये चाइना की ही देन है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं किया गया। चलो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट ना डिक्लेयर करना तो बहुत दूर की बात हो गई, जब पाकिस्तान के हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हैं या इनके जो आतंकवादी संगठन हैं, ये चाइना की ही देन है कि उनको जो है एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि चूँकि जब भारत जो है जब कभी वैश्विक मंच पर, यूनाइटेड नेशंस के मंच पर जब ये बात रखता है पाकिस्तान के जो टेररिज्म की या टेररिज्म सप्लाई की, तो जो है ये अपना एक वीटो पावर इस्तेमाल करता है। वीटो पावर में ये कह देता है कि नहीं नहीं, भारत का ये भ्रम है, भारत तो ज़बरदस्ती का जो है राग अलापता रहता है। अच्छा, इस पर जो है अमेरिका का भी एक जो होता है, एक खुला समर्थन होता है, ओपनली। एक होता है जो हिडन सपोर्ट, मतलब हम समर्थन में तो रहेंगे चाइना के, लेकिन थोड़ा जो है कैसे पीछे से रहेंगे। हमारी जो भूमिका रहेगी वो बैकग्राउंड पर रहेगी, पार्श्व भूमिका रहेगी। उसका एक रीज़न है
क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, तो उस बढ़ावा का अगर हम पूरा की पूरा क्रेडिट दें तो या तो यूएसए को जाता है या चाइना को जाता है। क्योंकि हमने इसके पूर्व क्लास में भी बताया था कि पाकिस्तान को जो है में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला या आतंकवादी संगठनों को पालने वाला या तो यूएसए है या फिर चाइना है। क्योंकि चाइना जम के उसका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। क्यों करता है? चाइना इसलिए सपोर्ट करता है ताकि पाकिस्तान उसका कर्जदार है और दबा हुआ है, उसका पिछलग्गू है। उसे जब भारत पर हमला करना होगा तो वो पाकिस्तान की ज़मीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। सेम अमेरिका भी यही सोचता है कि अगर उसे कभी रसिया पर या चाइना पर अटैक करना हो तो वो पाकिस्तान की धरती को अपने युद्ध का मैदान बना लेगा। लेकिन जबकि हमारी विदेश नीति के तहत अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में सीधे सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम भारत की भूमि को युद्ध की भूमि नहीं बनने देंगे। इज दैट क्लियर? मतलब हम किसी दूसरे देश के किसी भी स्टेट को अपनी ज़मीन सैन्य ठिकाने बनाने के लिए नहीं देंगे, जैसा कि इराक में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अफ़गानिस्तान ने अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने दिए और यही उसके जो है क्या है, उसकी क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है कि आज जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार हो गई। इज दैट क्लियर? और बहुत वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ही कुछ हो कि वहाँ की सरकार किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में चली जाए। ठीक है? क्योंकि जब ये सैन्य ठिकाने बनते हैं, कोई दूसरा देश के लोग बनाते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वहाँ पे शांति रहे। अच्छा, एक बात और बताएं हम आपको, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है इस क्लास में, क्योंकि इसको जो है ऐसे समझिए, जिस गांव में या जिस गांव के लोग कभी आपस में झगड़ा ना करते हैं, बात को समझिए हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिस गांव के लोग कभी आपस में झगड़ा ना करते हो, बड़े प्रेम से रहते हो, जिस गांव के लोगों पर एक भी आपराधिक मामला ना दर्ज हो किसी भी थाने में, और लोग ये कहते हो कि भाई ये गांव एक ऐसा यूनिक गांव है कि इस गांव के लोगों पर एक भी आपराधिक मामला नहीं है, इस गांव के लोग बड़ी ही ईमानदारी से शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, एक दूसरे से इनमें बड़ा भाईचारा है, तो भाई साहब उस गांव की शांति भंग करना हो तो उस गांव में एक पुलिस स्टेशन खोल दीजिए, एक थाना बना दीजिए उस गांव में। हमारा वादा है उस गांव में चोरी के मुकदमे भी दर्ज होने लगेंगे, उस गांव के लोगों पर गैम्बलिंग के भी मुकदमे दर्ज होने लगेंगे, उस गांव के लोगों पर क्या होने लगेगा, आपराधिक और भी मामले, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, सारे मामले दर्ज होने लगेंगे। क्यों दर्ज होने लगेंगे? क्योंकि अगर वहाँ सब कुछ शांति रही तो पुलिस का व्यापार तो ठप पड़ जाएगा ना मेरे भाई। पुलिस का जो सारा व्यापार है पकड़ने का, ठोकने पीटने का और पैसे कमाने का है, और उसका वर्चस्व, वो तो सब खत्म हो जाएगा। राइट? तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पे है कि जिस देश में सब कुछ शांति से चल रहा हो उस देश में किसी भी पावरफुल कंट्री का सैन्य ठिकाना बना दीजिए, बस शांति भंग। क्यों भाई? तो भारत ने की जो एक विदेश नीति है वो बड़ी स्पष्ट विदेश नीति है कि हम अपने देश को किसी देश का सैन्य ठिकाना नहीं बनने देंगे, अर्थात भारत की भूमि को युद्ध भूमि अर्थात बैटल जोन नहीं बनने देंगे। राइट? इंडियंस लैंड नेवर बी बैटलफील्ड। इज दैट क्लियर? तो भारत की, तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जबकि उद्देश्य क्या है, टू मेंटेन पीस, इस्टेब्लिश पीस इन वर्ल्ड, जबकि इसके मेंबर चाइना क्या करते हैं, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद,
उस साम्राज्यवादी की नीति के तहत ही इन्होंने 1962 में जो भारत पर हमला किया था चाइना ने, उसी के तहत अक्साई चीन की 1,48,000 स्क्वायर मीटर लैंड जो है इनके कब्जे में है आज तक। इज दैट क्लियर? और आज भी LAC पर गड़बड़ी करते हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या? 1945 में यूएनओ का गठन हो गया। इसके बाद सब साधु हो गए। जैसे साधु का अब भाई विश्व में कोई युद्ध नहीं करेगा, ठीक है भाई, नहीं युद्ध करेगा। 1947 में हम भी स्वतंत्र हो गए। 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, हम भी यूएनओ के मेंबर बने कि इस जो यूएनओ का जो उद्देश्य है विश्व शांति के लिए है, तो हम तो हमेशा वैश्विक शांति की बात करते आ रहे थे, तो हम भी मेंबर हो गए क्योंकि एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति में, उस उद्देश्य में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, अपना शेयर निभाने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हम भी इसके मेंबर बन गए। इज दैट क्लियर? अब जब हम मेंबर बन गए तो अब इन्होंने ये राग अलापना शुरू किया कि कोई भी न्यूक्लियर वार अब नहीं होगा, न्यूक्लियर वार नहीं होगा। जो कि हमने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां और उभर करके आ गई थी, एक USA, एक रसिया। जबकि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, यो USA और रसिया ने, USSR ने एक साथ मिलकर के लड़ा था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में रसिया और USSR और USA दोनों एक साथ ही थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये दो अलग अलग टाइप के दादा उभर के आ गए, क्योंकि जो पहले जो ताकतवर कंट्रीज थी ब्रिटेन और फ्रांस, इनकी शक्तियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद एक के बाद एक बहुत सारी कॉलोनी जो है स्वतंत्र हुई और वो आज़ाद हो गई, और वो जो है अपना वो एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर हो गए, जिसमें वो फिर उसमें इन दोनों देशों ने जो गुट बनाना शुरू किए, किसने? USSR ने और USA ने, कि भाई हमारे गुट में शामिल हो जाओ, हमारे गुट में शामिल हो जाओ। भारत ने कहा हम तो गुट निरपेक्ष हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होते। इज दैट क्लियर? लेकिन हम UNO में शामिल हुए। UNO में क्यों शामिल हुए? क्योंकि इसका उद्देश्य विश्व शांति था। अब भारत ने अपनी बात रखना शुरू की ग्लोबल टेरर को लेकर के, और भारत कभी भी टेरर को भारत की समस्या नहीं, ग्लोबल टेरर कहता था। भारत ने अपनी बात रखना शुरू की। दूसरा, भारत ने जो विरोध किया, किसका? न्यूक्लियर वेपन्स का, जो कि डेडली वेपन्स हैं, यो मानव जाति के लिए घातक हैं, इससे विश्व की धरती खत्म हो जाएगी। तो भारत ने बात की कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्ति ही हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन न्यूक्लियर वेपन समाप्त करने की कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग गए लोग। भारत ने 1974 में सफल पोखरण परीक्षण किया, तो भारत से कहा गया कि आप तो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट हो, आपकी पॉलिसी तो न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त करने की है। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आज भी वही है, क्योंकि भारत ने जब ये कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स जिन किसी देशों के पास हैं, वो वेपन्स जो है क्या हो जाने चाहिए? डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। तब जो है UNO के अध्यक्ष या और देश ये कहने लगे कि अब कोई न्यूक्लियर वेपन का निर्माण नहीं करेगा। भारत ने कहा आप बहुत अच्छे हो, मतलब खुद AK-56 रख करके घर में फिर कहते हो कोई दूसरा देसी कट्टा भी ना रखे अपनी सुरक्षा के लिहाज से। क्यों भाई? ये वाली बात तो उस व्यक्ति को अच्छी लगती है जिसके पास ना हो और पीस की बात करे, राइट? हमारे पास देसी कट्टा भी नहीं है, तुम जो है AK-56 लेके बैठे हो। हमारे पास ढंग की बंदूक भी नहीं है, तुम न्यूक्लियर वेपन लेके रखे हो, राइट? तो भारत की जो विदेश नीति रही वो कभी किसी के दबाव में नहीं रही, और ये हमारी विदेश नीति का एक सफल परीक्षण था 1974 का, जो हमने परमाणु परीक्षण किया। और भारत ने कहा कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, इसका मतलब है कि हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भारत भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है और किसी भी शक्तिशाली देश के मुकाबले में कमज़ोर नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे।
और ऐसा अनुबंध साइन करने से हम मना करते हैं जो दोहरी नीति रखता हो, जिसके दोहरे मानदंड हो। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आप एक बात कह रहे हो कि हम अब कोई ना बनाए। क्यों ना बनाए भाई? तुम्हारे पास हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकंड थिंग, ये हमारे पास इसलिए है ताकि हम परमाणु शक्ति वाले देश हैं। अगर भारत को किसी ने परमाणु हमले की धमकी दी या भारत पर किसी ने परमाणु हमला किया, तो फिर परमाणु हमला का जवाब परमाणु हमला से दिया जाएगा, फिर बातचीत की बात नहीं की जाएगी। जैसे कि हमारी आज भी नीति है कि अगर आप हमसे युद्ध चाहते हो तो फिर हम आपका युद्ध का जवाब युद्ध करके ही देंगे, और नहीं तो अगर आप हमसे एक डिप्लोमेसी के तहत, एक कूटनीति के तहत बातचीत करना चाहते हो, तो फिर बातचीत से अगर राउंड टेबल पर अगर मामले सुलझते हैं तो फिर हम मामले ऐसे सुलझा लें। इज दैट क्लियर? तो हमारी पॉलिसी बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। तो बेसिकली आज जो है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, कोई कमी रह गई है? और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अब इन पर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए इन डेप्थ डिटेल जानकारी पाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।